नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे। समुद्री जहाज़ों पर इस्तेमाल होने वाले ध्वनि संकेत उपकरण। हाँ, बिल्कुल। ये उपकरण मतलब जो आवाज पैदा करते हैं, ये कोलरिग्स के एनेक्स 3 का हिस्सा है। कॉलरिग्स यानी समुद्र में टक्कर रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नियम। सही। और ये उपकरण खराब मौसम में या जब विजिबिलिटी कम हो तब जहाज़ों की आवाज बनकर सुरक्षा में मदद करते हैं। हमारी आज की चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित है, जिसे तैयार करने में एआई की भी मदद ली गई है। हाँ, और इसमें आईएमओ दस्तावेज 16S जैसे महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी शामिल है। तो हमारा लक्ष्य है इन उपकरणों जैसे सीटी, घंटी और झांझ, इनके तकनीकी पहलू और इनकी जो मंजूरी प्रक्रिया है उसे समझना। बिल्कुल, ताकि ये पता चले कि ये समुद्री सुरक्षा के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए, तो फिर सीटी यानी विसल्स से शुरू करते हैं। इनकी आवाज में इतना फर्क क्यों होता है? मतलब ये 70 से 700 हर्ट्ज की रेंज क्यों? ये असल में जहाज के आकार से जुड़ा है। देखिए, बड़े जहाज मान लीजिए 200 मीटर से ज्यादा लंबे, उनके लिए कम आवृत्ति चाहिए। कम आवृत्ति मतलब गहरी भरी आवाज करीब 70 हर्ट्ज के आसपास। अच्छा। यह आवाज दूर तक जाती है और सुनने वाले को अंदाजा लगता है कि कोई बड़ा जहाज है। अच्छा। और वहीं जो छोटी नावें होती हैं उनके लिए तेज आवृत्ति करीब 700 हर्ट्ज तक तीखी आवाज होती है, जो अलग से पहचानी जा सके। अच्छा, तो आवाज सुनकर ही जहाज के साइज का एक अंदाजा मिल जाता है। और ये आवाज कितनी दूर तक सुनाई देनी चाहिए? शायद 1-2 किलोमीटर। हाँ, करीब 1 से 2 समुद्री मील तक, जो लगभग 1.5 से 3.5 किलोमीटर हुआ। ये दूरी बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि दूसरे जहाजों को प्रतिक्रिया देने के लिए, मतलब एक्शन लेने के लिए काफी वक्त मिल सके। सोचिए, अगर धुंध हो या भारी बारिश। हाँ, तब तो दिखना मुश्किल होता है। बिल्कुल। यहीं पर 2003 का एक संशोधन है, रेजोल्यूशन A91022, वो काम आता है। उसने क्या बदला? उसने ये पक्का किया कि सीटी की आवाज की तीव्रता, मतलब उसकी लाउडनेस, उसे डेसिबल में सही तरीके से मापा जाए और वो तय मानकों को पूरा करे, ताकि आवाज वाकई असरदार हो। एकदम। मैंने ये भी पढ़ा कि जहाज का जो अगला हिस्सा होता है, बाव, उसकी ऊंचाई का भी असर पड़ता है कि सीटी कहाँ लगानी है। ऐसा क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। बात सीधी सी, आवाज को बिना किसी रुकावट के आगे भेजना है। अच्छा। अगर ऊंचे धनुष वाले जहाज पर सीटी नीचे लगा दी तो आवाज शायद जहाज के डेक या ढांचे से टकरा के दब सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। इसलिए उसे थोड़ी ऊंचाई पे लगाते हैं ताकि आवाज साफ और सीधी आगे जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऊंची जगह से बोलते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। समझ गई, मतलब आवाज की राह में कोई बाधा ना हो। तो ये तो हुई सीटी की बात, जो जहाज की मौजूदगी बताती है। हाँ, चलते हुए जहाज के लिए। लेकिन जब जहाज खड़ा हो या मान लीजिए कोहरे में फंसा हो, तब शायद घंटी, बेल और झांझ काम आते हैं। बिल्कुल सही। यहीं पर घंटी और जहाज की भूमिका आती है। इनके आकार के भी नियम हैं शायद। घंटी कम से कम 300 mm और झांझ 200 mm व्यास की। हाँ, ये न्यूनतम आकार है। ये नियम इसलिए हैं ताकि इनकी आवाज स्पष्ट हो, पहचानी जा सके। और इनकी गूंज का भी कुछ है, कम से कम 1 सेकंड तक। हाँ, बड़ा आकार और कम से कम 1 सेकंड तक गूंजने की जरूरत ये पक्का करती है कि ध्वनि न सिर्फ दूर तक जाए बल्कि उसकी एक खास पहचान हो, डिस्टिंक्ट साउंड। अच्छा। और यहाँ भी 2003 का एक और संशोधन है, A91922। उसने इनकी आवाज के स्वर, मतलब टोन को मानकीकृत किया। टोन को मानकीकृत करने से क्या फायदा हुआ? पहचान आसान हो गई। हाँ, इससे यह पक्का होता है कि अलग अलग जहाजों की घंटियों या झांझ की आवाज में कोई भ्रम ना हो। हर आवाज का अपना मतलब साफ रहे। जैसे कोहरे में घंटी बजाने का क्या मतलब होता है? जैसे अगर कोई जहाज कोहरे में फंसा है या लंगर डाले खड़ा है तो वो हर मिनट करीब 5 सेकंड तक तेजी से घंटी बजाएगा। ओके। ये एक मानक संकेत है जो कहता है, मैं यहाँ हूँ और हिल नहीं रहा हूँ, सावधान रहें। और इनका रख रखाव भी तो जरूरी होगा, अगर जंग लग जाए तो? बहुत जरूरी। जंग आवाज की क्वालिटी और उसकी तीव्रता दोनों को कम कर देता है। और 16 चैप्टर V में शायद इन्हें किसी खास धातु से बनाने को कहा गया है, हाई टेंसाइल ब्रॉन्ज। हाँ, सोलस, जो समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, वो कठोर धातु जैसे हाई टेंसाइल ब्रॉन्ज इसलिए अनिवार्य करता है ताकि ये उपकरण मजबूत हों, अच्छा, मौसम की मार झेल सकें और हमेशा तय मानकों वाली आवाज ही पैदा करें। कोई नरम धातु शायद वो जरूरी तीव्रता या स्पष्टता ना दे पाए। समझ गई। तो ये तो हुई उपकरणों की बात, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से पहले मंजूरी, मतलब अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती होंगी। हाँ, बिल्कुल।
फ्लैग स्टेट से या फिर IMO मान्यता प्राप्त संस्था से? ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है। मंजूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि उपकरण ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति, मजबूती, इन सभी जरूरी मानकों पर खरे उतरते हैं। तो इनकी टेस्टिंग होती है? फ्लैग स्टेट यानी जिस देश में जहाज रजिस्टर्ड है, या फिर DNV, लॉयड्स रजिस्टर जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाएं इनकी कठोर जांच करती हैं। तो ये जो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलता है, ये एक तरह का क्वालिटी स्टैंप हुआ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकती हैं। ये सर्टिफिकेट पुष्टि करता है कि उपकरण का डिजाइन और निर्माण जो तय मानक हैं उनके अनुसार है। और इसके बिना उपकरण लगाना नियमों का उल्लंघन है और असुरक्षित भी। और इन सर्टिफिकेट्स की कोई वैधता भी होती है? शायद 5 साल? हाँ, आमतौर पर 5 साल। और इन्हें समय पर रिन्यू कराना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि नियम बदल सकते हैं, तकनीक में सुधार हो सकता है, तो नियमित नवीनीकरण ये पक्का करता है कि उपकरण आज भी प्रभावी हैं और मौजूदा सुरक्षा मानकों के हिसाब से सही हैं। और साथ ही जो जहाज चलाने वाली कंपनी है, उनकी अपनी गाइडलाइंस का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है। वे अक्सर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करते हैं। कुल मिलाकर ये सीटी, घंटी, झांझ और इनकी पूरी मंजूरी प्रक्रिया ये सिर्फ कोई नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समुद्र में स्पष्ट संवाद और जीवन रक्षा के लिए बहुत ही अहम साधन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उपकरण मुश्किल हालात में वाकई जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। हाँ, पर हाँ, एक बात याद रखनी चाहिए कि ये चर्चा जानकारी बढ़ाने के लिए है। सही है। व्यावहारिक उपयोग के लिए हमेशा आधिकारिक IMO दस्तावेज, SOLAS नियम और अपनी कंपनी के दिशा निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। जरूर। क्या भविष्य में AI या एडवांस सेंसर जैसी नई तकनीकें इन पारंपरिक ध्वनि संकेतों की जगह ले सकती हैं, या फिर इनके साथ मिलकर इन्हें और बेहतर बनाएंगी? इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम समुद्री सुरक्षा के एक, आप कह सकते हैं, काफी जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू पर बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है ध्वनि संकेत। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के कुछ नोट्स हैं जिन्हें तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। और ये नोट्स खास तौर पर कॉलरिग्स के NX 3 पर फोकस करते हैं। हाँ, NX 3 यानी जहाजों पर जो सीटी और घंटी जैसे ध्वनि उपकरण होते हैं, उनके तकनीकी मानक क्या होने चाहिए उस पर। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि भाई ये जानना इतना अहम क्यों है? सोचिए, जब घना कोहरा हो, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो, तब आवाज ही तो एक सहारा बचती है ना? सही बात है, आवाज ही कम्युनिकेशन का जरिया है। इसे समझने के लिए हम 2018 की एक असल घटना देखेंगे, MV इक्विटास और मछली पकड़ने वाली नाव सी गार्डियन की टक्कर। इससे पता चलेगा कि इन ध्वनि नियमों को सीरियसली ना लेने के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल, ये घटना एकदम आई ओपनर है। दिखाती है कि NX 3 सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं है, ये समुद्र में सचमुच जान बचाने वाले निर्देश हैं। और सी गार्डियन की सीटी का खराब होना, या कहिए नियमों के हिसाब से न होना, एक बड़ा कारण था उस हादसे का। अच्छा, तो चलिए फिर इस घटना को और NX 3 के नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो बात है 2018 की। इंग्लिश चैनल में घना कोहरा था, विजिबिलिटी शायद 50 मीटर से भी कम। हाँ, बहुत कम थी, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी जैसी हालत। और FV सी गार्डियन, जो मछली पकड़ने वाली नाव थी, उसकी सीटी ना सिर्फ खराब थी, उस पर जंग लगी हुई थी, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी NX 3 के मानकों के हिसाब से नहीं थी। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी वाला मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। कैसे? फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, NX 3 साफ कहता है कि 20 मीटर से छोटे जहाजों के लिए सीटी की फ्रीक्वेंसी 400 से 700 हर्ट्ज के बीच होनी चाहिए। इसका कारण है, ये तीखी आवाज होती है। अच्छा। ताकि बड़े जहाजों की जो गहरी सीटी होती है ना, वो कम फ्रीक्वेंसी वाली, जैसे 70-200 हर्ट्ज, उससे इसे आसानी से अलग पहचाना जा सके। ओके। सी गार्डियन की सीटी की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 300 हर्ट्ज थी, बहुत कम। नतीजा, इक्विटास के क्रू ने उसे सुना ही नहीं। वो आवाज कोहरे और समंदर के बैकग्राउंड शोर में कहीं खो गई। बाप रे, वो सीटी बजा तो रहे थे, पर वो किसी काम की नहीं थी एक तरह से। बिल्कुल, वनसुनी हो गई। और सिर्फ सीटी ही नहीं, शायद घंटी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ, घंटी का भी मसला था। NX 3 के हिसाब से सी गार्डियन जैसी नाव के लिए घंटी का व्यास डायमीटर कम से कम 200 मिलीमीटर होना चाहिए था, ताकि उसकी आवाज कम से कम 1 नॉटिकल मील यानी करीब 1.85 किलोमीटर तक सुनाई दे। और उनकी घंटी? वो सिर्फ 150 मिलीमीटर की थी, बहुत छोटी। तो जब नाव डूबने लगी
और क्रू ने मदद के लिए घंटी बजाई तो उसकी आवाज मुश्किल से 200 मीटर तक ही गई, जहां मानक 1 किलोमीटर से ज्यादा का है। जरूरत के वक्त वो आवाज बिल्कुल नाकाफी थी। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और आपने एक और उल्लंघन बताया था, टाइप अप्रूवल का न होना। इसका क्या मतलब है? देखिए, एनेक्स 3 का पॉइंट 3 कहता है कि हर ध्वनि उपकरण, चाहे वो सीटी हो या घंटी, उसे फ्लैग स्टेट या किसी मान्यता प्राप्त संस्था जैसे क्लासिफिकेशन सोसाइटी से मंजूरी मिलनी जरूरी है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है कि हाँ, ये उपकरण मानकों पर खरा उतरता है, इसका प्रदर्शन ठीक है। और सी गार्डियन के उपकरणों पर ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, उन पर ऐसा कोई निशान नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की कभी कोई आधिकारिक जांच हुई ही नहीं थी। ये तो सीधे सीधे सुरक्षा से खिलवाड़ है। तो फिर हुआ ये कि एक्यूटास, जो बड़ा जहाज था, वो कोहरे के नियमों के हिसाब से रूल 35 के अनुसार अपनी लंबी सीटी बजाता रहा हर 2 मिनट में। हाँ, वो अपना सिग्नल दे रहा था। लेकिन सी गार्डियन की तरफ से कोई सही सिग्नल या जवाब नहीं आया। बिल्कुल नहीं। और जब तक वो नाव रडार पर साफ दिखी, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, तब तक टक्कर को टालना नामुमकिन हो गया था। टक्कर हुई, नाव डूबी, और दुखद बात यह कि 2 लोगों की जान चली गई। ये तो वाकई बहुत दुखद है, और ये सीधे तौर पर एनेक्स 3 के उल्लंघन से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य उल्लंघन साफ दिखते हैं। सीटी की गलत फ्रीक्वेंसी और कम आवाज, पॉइंट 1, घंटी का छोटा आकार और कमजोर आवाज, पॉइंट 2, और उपकरणों की आधिकारिक मंजूरी का ना होना, पॉइंट 3। कैप्टन चौहान के नोट्स में शायद जूनियर और सीनियर अधिकारियों के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं इनसे बचने के लिए। हाँ, जरूर। जैसे सबसे जरूरी है कि कोहरे जैसी सीमित दृश्यता में सही सिग्नल बजाना सुनिश्चित करें। मतलब अगर जहाज चल रहा है तो हर 2 मिनट में एक लंबी सीटी, अगर रुका है तो 2 लंबी सीटियां। और उससे भी जरूरी इन उपकरणों की नियमित जांच करना। और सिर्फ जांच नहीं, उसे लॉग बुक में बाकायदा दर्ज करना। ये सोलस चैप्टर वी के तहत एक कानूनी जरूरत भी है। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से तो रेगुलर मेंटेनेंस और जांच ही सबसे अहम है। निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी है। सीटी और घंटी पर अक्सर नमक या जंग जम जाता है, उसे साफ रखना, टाइप अप्रूवल का मार्क चेक करना, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं पर जान बचा सकती हैं। सही कहा। इसके साथ ही क्रू की ट्रेनिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर कोहरे में संकेतों का अभ्यास करना। आजकल AIS 60 जैसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वो छोटी नावों की लोकेशन बताने में काफी मददगार हो सकती है। जैसा कैप्टन चौहान कहते हैं, और मुझे ये बात बहुत सही लगती है, समुद्र भी सीटी बंदूक की गोली से ज्यादा ताकतवर होती है। वाह, क्या बात कही है। बिल्कुल। तो अंत में ये सिर्फ नियमों का पालन करने की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सुरक्षा संस्कृति, एक सेफ्टी कल्चर बनाने की बात है पूरे जहाज पर। सही। ध्वनि उपकरणों की नियमित ऑडिट होनी चाहिए। कंपनी की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम SMS में इसकी चेकलिस्ट शामिल होनी चाहिए। और ये भी देखना होगा कि छोटी नाव तक भी सही अप्रूव्ड उपकरण पहुंचे। हाँ, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या आज के समय में जब समुद्री ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, जहाज़ों के आकार बदल रहे हैं, क्या एनेक्स 3 जैसे मौजूदा नियम और तकनीकें काफ़ी हैं, या हमें इन पर फिर से सोचने और इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वालों से अनुरोध है कि याद रखें, ये जानकारी सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमेशा आधिकारिक IMO COLGRS, SOLAS और अपनी कंपनी के दिशा निर्देशों का ही पालन करें।